आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नेक्स्ट सेट आपके सामने है। कटअप हम आपको डिसाइड कर दे रहे हैं और अंत तक देखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं वेल सूटेड है आपके एग्जाम के लिए। कटअप में आपका यहाँ डिसाइड कर दे रहा हूँ। अगर आप बॉय हो, ठीक है, यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। सिंपल है, आपका 76 प्लस क्वेश्चंस आपका करेक्ट होना चाहिए एकदम। अगर इतना कर रहे हो आप प्री निकाल रहे हो। वही अगर आप गर्ल हो तो कम से कम आपका 65 प्लस क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं है तो आपको 100%, ठीक है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, ठीक है, और टाइम देना है पॉज करके, और आपको आंसर हर क्वेश्चंस का कोशिश करना है देने का। स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपको क्लासेस हो चुके हैं, ठीक है, उसका भी प्रॉपर फोल्डर बना दिया गया है। जितना आपका टेस्ट हो चुका है उसका भी आपको प्रॉपर फोल्डर बना के दिया हुआ है। नीचे लिंक है, आप स्टेटस के क्वेश्चन जरूर फॉलो करें और श्योर सिलेक्शन ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो, तो नीचे आपका दे दिया गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के कौन से प्रत्याशी जो है आपके सर्वाधिक मतों से, मतलब सिंपल है कि जो आपका 18वां जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें कौन था जो कि सबसे ज्यादा, ठीक है, बोलते हैं ना, वोटों से जीता है, मतलब अंतर वोटों से जीता है, आपको ये यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि करंट के क्वेश्चंस आपको पक्का कनेक्ट करने की कोशिश करूं, ताकि करंट आपके लिए हर नया है, ठीक है। बाकी तो स्टैटिक आपने काफी पढ़ा है, ठीक है। तो जो है शंकर लालवानी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना ये कहाँ के हैं, तो ये इंदौर आपको याद रखना है, इंदौर के लोकसभा सीट से ये जीते थे, याद रखिएगा। इंदौर से 2-3 क्वेश्चन जो आपको एकदम छपेगा, याद रखिएगा। भारत का 2 ऐसा शहर जिसको जो आपका आर्द्र भूमि शहर का दर्जा दिया गया है, एक है आपका इंदौर और दूसरा आपको याद रखना है उदयपुर। इंदौर इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि यहाँ है एक आपका इंदौर में एक है आपका अहिल्याबाई होलकर। मैं बोलने पे जो भी बोला उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अहिल्याबाई होलकर क्या है, आपका एयरपोर्ट है, कहाँ है, आपका इंदौर में है, जो कि क्या कर दिया गया है, उसको आपको जीरो वेस्ट, ठीक है, जीरो वेस्ट आपका एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया है। दूसरा, या इंदौर से क्या याद रखोगे, इसको आपको आर्द्र भूमि का शहर, दैट मीन्स वेटलैंड सिटी का दर्जा इसको दिया गया। और याद रखिएगा इंदौर में ही आपका क्या किया गया है, तो आपको भीख जो देना है उसको क्या कर दिया गया है, तो भीख देना एक अभी आपको अपराध घोषित कर दिया गया है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको यहां से आपका इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा है आपका कि सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ठीक है। तो सिक्किम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, आपको पता है, हमारे भारत का, ठीक है। पहले इसका आंसर देखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका प्रेम सिंह तामांग, ठीक है। क्या है आपका नाम, प्रेम सिंह तामांग, ठीक है। हमारा एक फ्रेंड भी नाम था जिनका नाम था अभिषेक तामांग। तो ये तामांग जो है, ठीक है, वहां का टाइटल है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है प्रेम सिंह तामांग। अब सिक्किम से याद रखिएगा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि भारत का पहला, ठीक है, जैविक, बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक स्टेट बना था। तो फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट जो बना था वो आपका कौन बना था, तो आपको याद रखना है वो सिक्किम बना था। बहुत इंपॉर्टेंट है। दरोगा में आपका पहले क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 24, ये आपका 2400 वाला जो पोस्ट आया था, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि आपका जो चोलामू झील, जो कि सबसे ऊंचा झील है, ठीक है, सबसे ऊंचा झील है जो चोलामू झील, ये कहाँ है, तो सिक्किम में। और क्वेश्चन पूछा गया था कि नाथुला और जेलीपा जो दरा है, नाथुला और जेलीपा दरा, ठीक है, ये माउंटेन पास है, नाथुला और जेलीपा, ये जो माउंटेन पास है ये कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये सिक्किम में ही है, ठीक है। सिक्किम का कैपिटल क्या है, तो आपको याद रखना है सिक्किम का जो कैपिटल है वो गैंगटॉक है। और आपने एक रिवर का नाम सुना होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, तिस्ता। तो तिस्ता रिवर भी कहाँ से निकलती है, तो आपका सिक्किम से ही निकलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रेम सिंह तामांग, आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पोवियो सोविंतो। अब क्या क्या है करंट से, इससे एक क्वेश्चन आपका बनता है कि आपको पता है जो 2025 का जो रिपब्लिक डे हुआ था, ठीक है, जो हमारा गणतंत्र दिवस जो हुआ था, उसमें हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, तो आपको याद रखना है वो इंडोनेशिया के ही आपके प्रेसिडेंट आपको पोवियो सोविंतो थे, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपको याद रखना है रिपब्लिक डे का अगर हमने बात किया तो बेस्ट झांकी का जो दर्जा मिला था वो किसको मिला था, तो आपको उत्तर प्रदेश को मिला था, याद रखिएगा, कुंभ को उन्होंने दर्शाया था। इंडोनेशिया का हम लोग बात करें, अभी बहुत न्यूज में वो इसलिए है, मैं बता रहा हूं, कोई आपको जो करंट जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, ठीक है,
कोई आपको करने वाला नहीं, बस एकदम ध्यान से बस आपको सुनते हुए जाइएगा, क्योंकि ये चीज आपके एग्जाम में आएगा और बहुत लोग कम करेंगे, ठीक है। आपको 100 अटेम्प्ट करके आना है। इंडोनेशिया, आपको याद रखना है कि एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो इसका नया सदस्य कौन बन गया है, तो इंडोनेशिया बन गया। इंडोनेशिया का है, आपको याद रखना है, कैपिटल जो है आपका जकार्ता है, और करेंसी इसका पक्का याद रखना रुपया है। यहाँ का है रुपया है और भारत का रूपी है, क्या है, रुपया है, ये चीज आपको याद रखना। ये जो पेजेस्कियन है, ठीक है, ये कहाँ के आपके राष्ट्रपति बने थे, तो ईरान के। ईरान का कैपिटल क्या है, तेहरान, और करेंसी क्या है वहां का, रियाल। क्योंकि आपको पता है इब्राहिम रईसी जो कि आपके ईरान के जो पहले के प्रेसिडेंट थे, उनको क्या हो गया था, आपका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका डेथ हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ईरान के जो नए प्रेसिडेंट पेजेस्कियन, और कैपिटल है ईरान का तेहरान, और वहां का करेंसी है रियाल। याद रहेगा ये सब चीज। चलिए अब लाइक कर दो एक बार सब लोग, ठीक है, और एक बार कमेंट भी आप लोग कर दीजिए कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 को किसने किया है? नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविख्यात, ठीक है, जिसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, ठीक है। अब देखो नष्ट कर दिया, ठीक है, जो कि उसने गलत किया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय का किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। इसको आपको अच्छे से याद रखना। अब देखो जो नालंदा विश्व, बिहार में जो कुछ विश्वविद्यालय आपको याद रखना है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको किसने बनाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम। एकदम छापते जाना दिमाग में, ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम, नालंदा यूनिवर्सिटी, कुमार गुप्त प्रथम। उसके बाद आपका आता है कौन? उसके बाद आता है, आपने सुना होगा उदांतीपुर, उदांतीपुर, उदांतीपुर विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ है आपका? बिहार शरीफ में। किसने बनाया था? तो गोपाल डायनेस्टी का फाउंडर गोपाल ने बनाया था। उदांतीपुर विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ में है, और गोपाल ने बनाया था। और एक आपने सुना होगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये है आपका भागलपुर में, ठीक है। इसको किसने बनाया था? तो आपको धर्मपाल ने बनाया था। और दरोगा का एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो, भागलपुर से क्या पूछा गया था कि कहलगांव, कहलगांव जो थर्मल पावर प्लांट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कहलगांव थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो आपका भागलपुर में ही है। और भागलपुर में याद रखिएगा एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य जो भारत का है, ठीक है। तो डॉल्फिन आपका रिसर्च सेंटर, डॉल्फिन अभयारण्य, डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? ठीक है, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? तो ये भी आपको बोलना है कि विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? तो आपका भागलपुर में। वही बोले कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो ये है आपका पटना में है, ठीक है। याद रखिएगा जितना भी मैंने विश्वविद्यालय के बारे में मैंने बात की। कुछ पॉइंट आप याद कर लो जो दरोगा में पूछा गया है, जैसे कि 1916 में हमारा क्या हुआ था? पटना हाईकोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और अभी कौन है पटना हाईकोर्ट के? हमारे जो चेयरमैन है तो के विनोद चंद्रन, ठीक है। मतलब पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस कौन है? के विनोद चंद्रन। कब फॉर्म हुआ? 1916 में हुआ, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि पहला जो आपका आजादी के बाद जो पहला अगर कोई चीफ जस्टिस था, ठीक है, वो कौन था? कोई बता पाएगा? मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बिहार वाला जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है उसको आप जरूर देख ले। तो पहला जो कोई इंडियन, मतलब आफ्टर आजादी के बाद पहला जो भारतीय कोई चीफ जस्टिस था वो कौन था? तो लक्ष्मीकांत पांडे, लक्ष्मीकांत पांडे, अच्छे से याद है। पहली महिला कौन बनी थी? तो आपको याद रखना है रेखा, रेखा दोषित। ये सब चीफ जस्टिस थे पटना हाईकोर्ट के, रेखा दोषित, याद रखना। तो 1916 में क्या हुआ? आपका नालंदा यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ। और याद रखना नालंदा यूनिवर्सिटी का पहले विजिटर कौन थे? पहले विजिटर, ठीक है। और उनका बहुत मतलब कि ड्रीम था कि नालंदा जिस लेवल पे पहले विख्यात था वो फिर से हो। कौन थे पहले विजिटर? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम आप याद रखेगा, जिन्होंने बुक लिखा था इग्नाइट माइंड, ठीक है, इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ द फायर, ये सब उनका ही बुक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये नरेंद्र मोदी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2024 का है और ये 2025 का भी रिपोर्ट आ चुका है, ठीक है। तो इसका जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वीडिश संस्थान सिप्री के अनुसार 2024 में सर्वाधिक हथियार का विक्रेता कौन सा देश बना है, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। क्या बताना है कि सिप्री के अनुसार 2024 में सर्वाधिक हथियार का विक्रेता कौन सा देश बना है? तो आपको याद रखना है ये है आपका 2024 का पूछे चाहे 2025 का पूछे, ठीक है। विक्रेता में अभी भी टॉप पे कौन है? तो आपको याद रखना है विक्रेता में अभी भी टॉप पे कौन है? तो वो है आपका यूएसए। कौन है आपका? यूएसए जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सिप्री का आपको फुल फॉर्म पता होना, आप दिमाग लगाओ कि सिप्री का फुल फॉर्म क्या है। तो ये है आपका स्टॉकहोम
इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम, मेरे साथ बोलो, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये स्टॉकहोम कहाँ है? तो याद रखिएगा स्वीडन का जो कैपिटल है, स्वीडन का कैपिटल है आपका स्टॉकहोम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। 2025 का भी रिपोर्ट आ चुका है सिप्री का, इसमें भी बताया कि सबसे ज्यादा जो हथियार बेचता है वो कौन बेचता है? यूएसए बेचता है। और सबसे ज्यादा खरीदा कौन है? तो यूक्रेन ने खरीदा है। यूक्रेन का कैपिटल पूछा गया था आपको, कीव है। करेंसी क्या है यहाँ का? यूक्रेन का हरियाणवी। ठीक है, तो याद रखना यूक्रेन सबसे ज्यादा हथियार खरीदा है और दूसरे नंबर पे है हमारा प्यारा भारत, याद रखिएगा। ठीक है, ये 2025 वाला रिपोर्ट का। और 2024 में भी सबसे ज्यादा किसने बेचा था? तो यूएसए ने बेचा था। ठीक है, अब मुझे ये बताना कि 2024 में सबसे ज्यादा खरीदार कौन था? जैसे कि 2025 में कौन है? आपका यूक्रेन है। नॉर्वे देश की राजधानी क्या है? यहाँ ये पूछा जा रहा है, क्या? नॉर्वे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए? तो ये हो जाएगा आपका ओस्लो। और यहाँ का करेंसी क्या है? क्रोन। स्टॉकहोम कहाँ का है? तो मैंने अभी बताया था स्टॉकहोम कहाँ का है? तो स्वीडन का भी करेंसी क्या है? तो क्रोन, स्वीडन क्रोन। और पेरिस किसका कैपिटल है आपका? पेरिस का किसका कैपिटल है? फ्रांस का। ठीक है, और करेंसी क्या है इसका? यूरो। और ये देखो कैनबरा किसका कैपिटल है? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर, याद रखना। ठीक है, उसके बाद है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। एक कंफर्म है कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, चाहे वर्ल्ड लेवल पे पूछ ले या नीति आयोग से पूछ ले। ठीक है, कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है? ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये पहले किया जाता था, बंद कर दिया गया है। तो ये किया जाता है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या होता है? ये चीज किया जाता है। आपको याद रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। आईएमएफ से एक आपको पूछा जाता है, या आईएमएफ याद रखिएगा, आईएमएफ के अभी डायरेक्टर जनरल कौन है? तो क्रिस्टिना जॉर्जिवा। ठीक है, याद रखिएगा। अब आईएमएफ एक रिपोर्ट जारी करती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक, ये बहुत बार पूछा गया आपका। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। आईएमएफ में कितने मेंबर है? अभी 190 है, याद रखिएगा। और ये बस अपने मेंबर को ही क्या देती है? आपका ऋण देती है, लोन देती है। ठीक है, याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, आईएमएफ। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट यहाँ है यूएनडीपी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन या बिहार पुलिस उठा के देखोगे। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आईएमएफ और जो आपका वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये है आपका वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी से पूछ लिया था कि एक बार ये किस नदी के किनारे है? तो पोटमैक, याद रखना। ठीक है, अब यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ये है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। ये चीज आपको याद रखना है कि यूएनडीपी का जो हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? ये न्यूयॉर्क में है। और यूएनडीपी आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट जारी करती है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। महा इंपॉर्टेंट। तो आपको पूछा जाएगा कि एचडीआई कौन जारी करता है? तो आपका यूएनडीपी, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अब जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको सबसे पहले जारी किया गया था 1990 में। ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? मतलब ये रिपोर्ट सबसे पहले जारी किया गया था, बनाया गया था तो पाकिस्तान के एक जो आपके जो अर्थशास्त्री आप कह सकते हो। ठीक है, कौन थे? तो महबूब उल हक, याद रखना। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स है ये कितने फीचर पे नापा जाता है? तो 3 फीचर पे नापा जाता है। वो तीनों फीचर का आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले हेल्थ, या इसको बोल सकते हो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आपका हेल्थ कैसा है, मतलब आप कितने, आपका लाइफ स्पेन कितना, मतलब आपका जो देश है उसमें कितने समय तक लोग जीते हैं, उनका लाइफ स्पेन कितना है, 60 साल 65 साल, तो हेल्थ। दूसरा है आपका एजुकेशन, वहां का एजुकेशन कैसा है, मतलब कितने तक लोग मिनिमम पढ़ते हैं वहां उस जगह का। और तीसरा है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे निकलेगा? पर कैपिटा इनकम, उस देश का पर कैपिटा इनकम। तो याद रखना 3 की फीचर है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया है आपका 1919 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा महारत्न कंपनी है, आपको पता है टोटल जो महारत्न कंपनी है अब इंडिया में वो हो गया आपका 14th, ठीक है। अब इसमें से पूछा है कि कौन नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि एनटीपीसी है, ओआईएल है, एचएएल है, आपका जो नहीं है वो एचसीएल नहीं है। इसको आप हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड बोल लो या हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बोल लो, ठीक है। अब देखो जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो यही है, ठीक है, वो है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या मैंने बोला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1940 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बेंगलोर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। और बेंगलोर से अभी करंट में फिर से आप क्या कनेक्ट ये करोगे कि भारत का पहला जनसंख्या घड़ी पॉपुलेशन क्लॉक कहाँ लगा है, तो बेंगलोर में लगा है। और आपका क्लाइमेट क्लॉक मतलब जलवायु घड़ी कहाँ लगा है, तो आपका दिल्ली में। तो ये दोनों आप कंफर्म करके रखना कि क्लाइमेट क्लॉक जो लगा है, जलवायु घड़ी दिल्ली में लगा है, और पॉपुलेशन क्लॉक जो लगा है ये बेंगलोर में आपका लगा है, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 को नौसेना के प्रमुख कौन बने, ठीक है, उप प्रमुख कौन बने हैं, यहाँ ये पूछा जा रहा है। नौसेना दैट मीन्स नेवी। आप मुझे ये बताओ कि नेवी डे हम लोग कब मनाते हैं, जल्दी से बताओ। तो ये जो हम लोग मनाते हैं मैंने बताया था 1584, ये डेट याद रखोगे। 15 जनवरी आपका आर्मी डे, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे और 4 दिसंबर हम लोग मनाते हैं आपका नेवी डे, याद रखिएगा। तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा इसका जल्दी से बताइए, ठीक है। अब मैं आपको हिंट भी दे रहा हूं इसका, ठीक है। जो पहले उप प्रमुख का यहाँ बात किया जा रहा है अब वो क्या बन गए, प्रमुख बन गए, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि प्रेजेंट जो आपके नेवी के आपके हेड कौन है, ठीक है। तो वही इसका ये आंसर भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते। प्रेजेंट हेड ऑफ नेवी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। ये तो आपको पता होगा, उपेंद्र त्रिवेदी अभी हमारे थल सेना के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और आपका इसका इसमें जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि उप प्रमुख जो उस समय बनाए गए थे अभी प्रमुख बन गए दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। आपको याद रखना है दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए क्या है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो इसका डी इसका आंसर हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको इजीली कर लोगे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका क्रिकेट से, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका दरोगा में लावर कप, तो लावर कप किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। हॉकी मैंने आपको बहुत ट्रिक स्टैटिक जी के पूरा ट्रिक से आपको करवाया हुआ है, जैसे आगा खां कप हो गया, तो आगा खां कप किससे है, आपका हॉकी से है। बैटन कप किससे है, हॉकी से है। तो ये सब चीज आपको याद रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका क्रिकेट। केसर किस फल की एक किस्म है, आपको ये यहाँ पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। क्या अंगूर का है, तरबूज का है, आम का है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि केसर किसी का प्रजाति नहीं है, केसर का एक खुद का प्लांट होता है, जो कि सबसे ज्यादा भारत में केसर कौन ये करता है, तो कश्मीर करता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, नेशनल वुमेन कमीशन का गठन कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है आपका ये है आपका 1992, ठीक है। कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ, अगर आपको पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन हुआ, नेशनल वुमेन कमीशन का जो गठन हुआ वो हुआ 1992 में। अब यहाँ से आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि अभी जो है, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय महिला आयोग के जो आपके चेयरमैन है वो कौन है, तो आपको याद रखना है विजय किशोरे रहाटकर। आप बस इतना याद रख लो, विजय किशोरे। यही आपका बिहार में हो तो बिहार का वाला पता होना चाहिए, अभी एएसआई में पूछा गया था। तो बिहार का जो आपका वुमेन कमीशन है, महिला आयोग है, उसके हेड कौन है, तो आपको याद रखना है अश्वमेधी देवी, ठीक है। अश्वमेधी देवी जो है बिहार का आपका जो महिला आयोग है उसके हेड है, और विजय किशोरी जो है आपके नेशनल लेवल का जो है आपके उसके हेड है। और याद रखिएगा महिला आयोग जो है नेशनल वुमेन कमीशन कब फॉर्म हुआ, तो 1992 में हुआ। यहाँ है आपका 1993, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि जो आपका नेशनल राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है, नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है, ये कब फॉर्म हुआ था, तो 1993 में हुआ था। बट यहीं से बिहार में आपका दरोगा का मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है कि ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन तो है जो 1993 में फॉर्म हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट
आपका जो बिहार में है, ठीक है, बिहार का जो आपका ह्यूमन राइट कमीशन है वो कब फॉर्म हुआ था, तो जनवरी 2000 में फॉर्म हुआ था। ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। और अभी जो ह्यूमन राइट कमीशन है जो बिहार में, उसके चेयरमैन कौन है, तो अनंत मनोहर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो इतना कम से कम यहां से आप याद रखिएगा। अस्त्र मिसाइल मार करती है, ये ऑलरेडी आपका मेंस में आ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप कुछ गलती करोगे, ठीक है। अस्त्र मिसाइल, तो ये है आपका क्या करती है, अस्त्र हवा से हवा में मार करती है। अब याद रखिएगा, अब ये करंट का क्वेश्चन है कि अस्त्र मिसाइल जो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो गांडीव कर दिया गया, गांडीव। ये भी चीज आपको याद रखना है, अस्त्र का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, गांडीव कर दिया है। लील गाय किस जानवर की प्रजाति है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। घोड़ा, गाय, भैंस, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता है, सब लोग बोलते हैं लील गाय, गाय गांव में भी बोलोगे तो कोई बोलेगा कि बकरी का प्रजाति है, बकरी जैसा हगता है, ठीक है, मतलब एक्सक्रीट करता है। बट जो सही अगर आपने पढ़ा है, तो ये ऑलरेडी आपको यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। बेसिकली ये डियर मतलब हरिन का प्रजाति होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो डी इसमें से सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हरिन का प्रजाति होता है, ठीक है। भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान एवं महिला से संबंधित किस अभिनेत्री को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब अवार्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है, किसको किया गया है, तो ये किया गया है आपका शबाना आजमी को किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद करो, सबसे पहले 97 ऑस्कर जो हुआ है उसको आप याद करो। सबसे पहले 97 ऑस्कर जो है, इसमें बेस्ट जो फिल्म किसको दिया गया, एनोरा, ठीक है। और बेस्ट एक्टर ब्रॉडी, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस माइकी, ठीक है। और आईफा जो हुआ है 2025 में, जो आईफा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका जयपुर में हुआ था, ठीक है। इसमें बेस्ट फिल्म किसको मिला है, तो लापता लेडीज। बेस्ट एक्टर क्या यार उसका नाम, जो नरेन का, देखो नरेन कार्तिक मुझे बार बार दिमाग में आता है, ठीक है, कार्तिक आर्यन, ठीक है, ये है। और बेस्ट एक्ट्रेस जो मिला है, ये मिला है आपको नितिनसा गोयल, ठीक है। तो बेस्ट फिल्म लापता लेडीज आईफा में, बेस्ट एक्ट्रेस आपका नितिनसा गोयल, बेस्ट एक्टर आपका कार्तिक आर्यन, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर किरण राव, ठीक है। ये सब ये है यार, मतलब फेक है, समझो। बिहार इंडिया का तो मतलब सब अपने खुद में ही मैनेज कर लेते हैं। ये किस कार्तिक आर्यन को किस हिसाब से आप बताओ तो आपको इसको दिए, वो भी भूल भुलैया के लिए मिला है, मतलब मीनिंगलेस। तो यहाँ बस सब सेटिंग चल रहा है, ठीक है। बहुत अच्छे एक्टर है, मतलब जिसको देख के आंख से आंसू आ जाएगा, ठीक है, ऐसे एक्टर सब है, ठीक है। इन लोग को चलो देखो, कुछ और अवार्ड हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एबल अवार्ड का। 2025 में एबल अवार्ड, जिसको एबल अवार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मैथमेटिक्स गणित का नोबल बोलते हैं इसको, एबल अवार्ड को, ठीक है। तो एबल अवार्ड किसको मिला है, तो जापान के एक है, ठीक है, जिनका नाम है आपका मसाकाई कासीवारा। जितना मेहनत कर दे रहा हूं ना मैं, ठीक है, अगर इतना आपने कर लिया तो बहुत आपका हेल्प हो जाएगा, ठीक है, मसाई कासीवारा। और इसके बाद एक आता है प्रिट्जगर अवार्ड वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। 2025 में जो दिया गया है, ल्यू जुक को मिला है। ल्यू जुक कहाँ के हैं, तो ये आपके चाइना के हैं। और उसके बाद याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपका टाइम्स मैगजीन ओमेन ऑफ ईयर जो दिया गया है, पूर्णिमा देवी को दिया गया है, जिनको लास्ट साल 2024 में इनको विटली अवार्ड भी मिला था, जिसको पर्यावरण का नोबेल अवार्ड माना जाता है। तो टाइम्स मैगजीन ऑफ द ईयर अवार्ड जो दिया गया है आपको पूर्णिमा देवी को। यहां से आप याद रख लेना, ठीक है, यहां से आप ये भी याद रख लेना कि व्यास सम्मान किसको दिया गया है, 34वां नंबर का व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। तो व्यास सम्मान दिया गया है सूर्यबाला को, कौन देश को, वासी के लिए। और जो आपका सरस्वती सम्मान जो दिया गया है 34वां नंबर का, ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोनों दिया जाता है, तो साधु सब्रदसी को दिया गया। तो इतना कम से कम आप यहाँ अभी इतना आप याद करो, ठीक है, बहुत हेल्प होगा। उसके बाद है आपका गुलमेरो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड 2024 गाजा युद्ध को कवर करने हेतु, ठीक है, किस देश की पत्रकार को यह सम्मान मिला था। तो बहुत इंपॉर्टेंट, गुलमेरो केनो विश्व प्रेस अवार्ड, ये आपका, ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
तो इस बार जो ये मिला है ये किसको मिला है जल्दी से बताइए। तो ये जो मिला है आपको फिलिस्तीन पत्रकार को मिला है, इजरायली पत्रकार को मिला है, फिलीपींस, इजराइल या फिलिस्तीनी पत्रकार, किसको मिला आप जल्दी से बताइए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिलिस्तीनी पत्रकार को ये मिला है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है, जल्दी से इसका आप आंसर मतलब क्वेश्चन देख के आप आंसर मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राधिका सेन जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया बुक से कंफर्म मानो एक क्वेश्चन आपका आने वाला है, एक तो करंट से हो सकता है, एक आपका स्टैटिक से। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, जितना मेहनत किया बस उतना गया, अगर आपने किया है ड्रीम डोज के साथ सब आप निकाल लोगे, ठीक है। रस्किन बॉन्ड के कौन होगा, इसका सही आंसर से बताइए, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका रस्किन बॉन्ड, ठीक है। एक्चुअली इसको ऑप्शन थोड़ा और अच्छा देना चाहिए था, ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो और ज्यादा बेटर है। देखिए अब कुछ बुक का नाम याद करो, मैं लिख नहीं रहा हूं, बस आपके सामने बोल रहा हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहले याद रखना होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स किसने लिखा है, आपका रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। उसके बाद याद करो कि आपका सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड किसने लिखा है, तो सोर्स कोड किसने लिखा है, तो आपको याद रखना है सोर्स कोड बिल गेट्स ने लिखा है। सोर्स कोड किसने लिखा है, बिल गेट्स ने लिखा है। उसके बाद ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट ऑन किसने लिखा है, ब्रिंग इट ऑन किसने लिखा है, तो दीपा मलिक ने लिखा है ब्रिंग इट ऑन। विटनेस किसने लिखा है, विटनेस, विटनेस किसने लिखा है, तो याद रखना ब्रिंग इट ऑन दीपा मलिक। विटनेस किसने लिखा है, तो साक्षी मलिक ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद याद करो आप ईडी फाइंड्स ए होम, ईडी फाइंड्स ए होम किसने लिखा है, आलिया भट्ट ने लिखा है। वाई भारत मैटर, वाई भारत मैटर किसने लिखा है, आपका एस जयशंकर ने लिखा है, ठीक है। दी विनर माइंडसेट बहुत न्यूज में था, दी विनर माइंडसेट, तो विनर माइंडसेट किसने लिखा है, तो आपने ऑस्ट्रेलिया का एक आपका बॉलर याद होगा शेन वाटसन, शेन वाटसन ने लिखा है दी विनर माइंडसेट, ठीक है। उसके बाद है आपका दी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी मनोज मुकुंद नरावने ने लिखा है। और एक तो आपको पता ही होगा आई हैव द स्ट्रीट, आई हैव द स्ट्रीट आ चुका है बीपीएससी में ऑलरेडी, ठीक है, किसने लिखा है, आर रविचंद्र अश्विन ने लिखा है। आर रविचंद्र अश्विन ने क्या लिखा, आई हैव द स्ट्रीट, आई हैव द स्ट्रीट, सुनना है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है विश्व, या आप यहाँ इसको आप मैंने इसको चेंज किया था, ठीक है, तो आप इसको ये वाला क्वेश्चन आप हटा दो, ठीक है, गलती इन्होंने दिया है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ ये यूएनओ के द्वारा ये मतलब अनाउंस किया गया है, ठीक है, कि आपका क्या है कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑन विच डे इज द डे अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आपका आंसर, ठीक है, क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो है आपका हम लोग जो मनाते हैं ये मनाते हैं आपका कब, ये मनाते हैं हम लोग 21 मार्च को, 21 मार्च को। और हम लोग क्या मनाते हैं, तो वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे भी हम लोग मनाते हैं। 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे। इस बार का थीम क्या था जल्दी से बताओ, 2025 का वाटर डे का थीम क्या था, तो प्रिजर्व ग्लेशियर, प्रिजर्व ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिजर्व ग्लेशियर। 23 मार्च को क्या मनाते हैं हम लोग, आपका मौसम दिवस, अंतरराष्ट्रीय मौसम दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। और 24 मार्च को क्या मनाते हैं, नेशनल टीबी डे, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए सब चीज आपको याद रहेगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, तो इसका हो जाएगा 21 मार्च। कौन सा गलत मिलान है आपको यहाँ बोलना है, ये पॉलिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सुप्रीम कोर्ट से आपका दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इसका क्वेश्चन क्या क्या है, कौन सा गलत है, अनुच्छेद 126, ठीक है, कार्यवाहक मुखिया नीति, कार्यवाहक मतलब होता है कि टेम्पोररी आपका चीफ जस्टिस, टेम्पोररी चीफ जस्टिस, ठीक है। 127 का तदर्थ न्यायाधीश, दैट मीन्स आपका एडहोक जजेस, एडहोक जजेस। और है ये है 129 है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब पूछा कि इसमें से कौन सा गलत है, तो याद रखिएगा 126 में आपको कार्यवाहक मतलब टेम्पोररी चीफ जस्टिस के बारे में बात किया गया है, 127 में तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बात किया गया है, और 129 में आपका
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात किया गया। ये सब चीज आपको मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, ठीक है, ये सब। और प्लस 137 वाला भी याद रखिएगा, ये क्या आपको जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। किसके बारे में? आपका जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक पूर्ण लेखन के बारे में ये बात करता है। तो ये भी चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं हम। नेपाल के रास्ते सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर की चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही कौन बनी है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, पोस्ट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 21 क्वेश्चन हो गया आपका। यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ जाते हैं। देखिए माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस पर्वत आपका किस महादेश में है ये आपको पूछा गया है। इसका एक मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और आपको ये ट्रिक से मैं फिर से एक बार याद करूंगा। ऐसे मैंने करवाया बट आप मैप वाइज थोड़ा क्विक रिवीजन कर दीजिए। माउंट एल्ब्रूस जो है आपका बेसिकली यूरोप में है। कहाँ है आपका? ये यूरोप में है, आपको याद रखना है। कहाँ है आपका? ये यूरोप में है। एशिया में आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। ये पर्वत चोटियों के बारे में हम बात करें, चोटी माउंटेन पिक जो कि आपका नेपाल में है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में आपको याद रखना है जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में। बट जो चोटी याद रखना है, ठीक है, पर्वत श्रेणी कहाँ है आपका? रॉकी, तो उत्तरी अमेरिका में। और उसका जो एक पर्वत श्रेणी में भी एक चोटी जो याद रखना है माउंट मैककिनले। तो माउंट मैककिनले जो है आपका ये कहाँ है? तो ये आपका उत्तरी अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में एक पर्वत श्रेणी अगर आपको याद रखना हो तो क्या याद रखोगे? एंडीज पर्वत श्रेणी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लंबा पर्वत श्रेणी है। और जो चोटी अगर मैं बोलूं तो एकानगुआ, एकानगुआ चोटी याद रखना, एकानगुआ चोटी। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में अगर पर्वत श्रेणी अगर आपको पूछे तो क्या बोलोगे? पर्वत श्रेणी में बोलोगे रॉकी पर्वत श्रेणी। कहाँ है रॉकी पर्वत श्रेणी? तो आपका उत्तरी अमेरिका। और पर्वत चोटी माउंट मैककिनले कहाँ है? तो ये भी उत्तरी अमेरिका। उसी प्रकार से पूछेगा कि दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, आपका एंडीज पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका, जो कि सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है। और आपका सबसे ऊंचा जो आपका एकानगुआ, एकानगुआ जो है आपका, जो आपका पर्वत जो चोटी है ये कहाँ है? तो ये भी आपका दक्षिण अमेरिका, आपको याद रखना है। और यूरोप का मैंने बता दिया माउंट एल्ब्रूस जो है आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी हम आपको करवाएंगे। सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? ये यहाँ पूछा जा रहा है। तो सूर्य किरण आप सबको पता है किसके बीच में होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में होता है, ठीक है। तो यही इसका सही आंसर है। भारत और फ्रांस के बीच में याद रखिएगा वरुणा, गरुदा और आपका वरुणा, गरुदा और शक्ति, ये तीनों जो है इसके बीच में होता है। उसके बाद भारत और चीन के बीच में हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड किसके बीच में होता है? भारत और चीन के बीच में। भारत और यूएस के बीच में क्या क्या होता है? तो रेड फ्लैग, युद्ध अभ्यास, ये सब ट्रिक से मैंने याद करवाया था आपको। रेड फ्लैग, युद्ध अभ्यास, ठीक है, ये सब चीज आपको याद रखना है। इसका हो जाएगा भारत और वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वन संरक्षण दैट मीन्स आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये कब हुआ था? जल्दी से बताए। तो 1980। अब याद देखो पूछा जाएगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, तो कब बोलोगे? 1980, ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986, ठीक है। उसके बाद बोला जाएगा कि आपका जो वन नीति जो था कब लाया गया था सबसे पहली बार? दैट मीन्स आपका फॉरेस्ट पॉलिसी कब लाया गया था? तो 1952 में। इसमें पहली बार अमेंडमेंट कब किया गया या नया वन पॉलिसी कब लाया गया? ठीक है, तो पहली बार जो वन नीति में अमेंडमेंट किया गया 1988 में, इसी को नया वन नीति बोला गया, न्यू आपका फॉरेस्ट पॉलिसी बोला गया। तो 1952 वन नीति आया, 1988 में उसमें संशोधन किया गया। 1972 क्या है? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के निर्णय से संबंधित जानकारी भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने का अधिकार है। बहुत अच्छा ये सब क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से सब आपको करवाया है। चलिए देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के निर्णय से संबंधित जानकारी भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 78। अब देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 74 जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है, इसमें क्या बताया हुआ है? तो इसमें बताया हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोला गया है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड कौन होगा? पीएम होगा। तो याद रखिएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में किसमें बताया हुआ है? आर्टिकल 74 में। 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम।
पीएम का जो अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है, अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, वो इसी में बताया गया था, अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम का अपॉइंटमेंट और जो मिनिस्टर है उसका अपॉइंटमेंट जो है किसमें मेंशन है, आर्टिकल 75। 81 में क्या है, तो आपको पता है 79 में पार्लियामेंट है, 80 में आपका राज्यसभा है और 81 में क्या है आपका लोकसभा है। 78 में क्या है कि ये पीएम का ड्यूटी है कि जो भी गतिविधि चल रही है कैबिनेट में उसके बारे में वो प्रेसिडेंट को चीजों को वो जानकारी दी। तो यही इसका सही आंसर, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, याद रखिएगा जैसे मैंने बताया, ठीक है। अभी ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि दांतों के बारे में सबसे कौन सा सही है पूछा है कि बेबी टीथ फॉल आउट द एज ऑफ 6 to 9, ठीक है, परमानेंट टीथ कैन लास्ट फॉर लाइफ टाइम। आपको पता है जो बेबी जो हमारा टीथ होता है 20 ऐसे, टोटल 32 से 20 ऐसे होते हैं, ठीक है, जो परमानेंट होते हैं, और बाकी जो 12 होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, फिर से एक बार टूटते हैं और फिर से निकलते हैं, ठीक है। तो बोला है कि जो बच्चा वाला टीथ हो 6 से 9 साल के बीच में टूट जाता है, मतलब 6 से 9 साल के उनमें दूध के दांत गिर जाते हैं, और परमानेंट टीथ जो होता है हमेशा रहता है। तो देखिए ऑलमोस्ट ये दोनों ही सही बात है, ठीक है, बट कहीं कहीं आप देखोगे ये 6 से 9 नहीं दिया है, 6 से 8 दिया हुआ है, पर मोस्ट एक्यूरेट आंसर यहाँ 1 2 आप ले सकते हो, उतना आप क्लोज हम लोग नहीं कह सकते, ठीक है। उसके बाद किस चार्टर द्वारा भारत में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका आ चुका है, इसी से बेस्ड आपका क्वेश्चन, कि किस चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों के औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। याद करो चार्टर 1913, 1822, ठीक है, और यहां अगर हम लोग आते हैं 1919 और 1813, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1813। सबसे पहले तो क्रिश्चियन मिशनरी को भारत में अलाउ कर दिया गया 1813 चार्टर एक्ट। दूसरा ये भी बोला गया कि 1 लाख रुपया जो है प्रति वर्ष, ठीक है, भारतीयों की शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, वो किसमें बताएगा, चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद ये भी बताया गया, ठीक है, कि जो आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, उसका मोनोपोली जो है एंड कर दिया गया था, ठीक है, मोनोपोली जो एंड किया गया, ध्यान से समझना, मोनोपोली जो एंड किया गया था 1813 एक्ट में, जिसमें कि सब चीज जो उसका पावर था वो खत्म कर दिया गया था, सिर्फ वो टी और चाइना से ट्रेड कर सकता था, ठीक है, भारत से टी और चाइना से वो ट्रेड कर सकता था। वही 1833 जो आया था उसमें पूरी तरीके से जो आपका कंपनी का जो काम होता है उसको क्या बना दिया गया था, वो अंत कर दिया गया था। तो वो चीज आप समझ के रखना था, 1813 में जो मोनोपोली था उसको खत्म किया गया था आपका। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको पूछा गया है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब आपको पहले मैं करवा चुका हूं। देखिए श्रृंगपट्टनम की संधि, देखिए अगर हम लोग एंग्लो मैसूर वार का बात करें, सबसे पहले जो हुआ था आपको पता है 1767 से 69 में हुआ था, ठीक है। आप इसका आंसर दीजिए कि कौन सा सही नहीं है। तो ये सगोली वाला संधि सही नहीं है, क्योंकि 1816 नहीं 1817 नहीं 1816 में हुआ था। देखो उसके बाद एंग्लो मैसूर वार पहला जो हुआ था 1767 से 69 के बीच में हुआ था, ठीक है, और इसमें जो संधि साइन होता है वो होता है आपका मद्रास का संधि, ठीक है, और इसमें हैदर अली जीतता है। उसके बाद होता है आपका 1780 से 84 के बीच, ठीक है, इसमें कौन सा संधि साइन होता है, तो मैंगलोर का संधि, ठीक है, और इसी के बीच क्या होता है, दूसरा जो आपका एंग्लो मैसूर वार होता है, इसमें हैदर अली का डेथ हो जाता है। 1781 में एक वार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर्टोनोवा का वार। तो पोर्टोनोवा का जो वार होता है वो 1781 में होता है आपका पोर्टोनोवा का वार। ये चीज आपको याद रखना है, पोर्टोनोवा का वार कब होता है, 1781 में आपका ये चीज होता है, ये चीज याद रखना है, ठीक है, 1781 जिसमें कि हैदर अली मर जाता है। तो ये हो गया मद्रास का 1769 में, ठीक है, मैंगलोर का 1784 में, और उसके बाद होता है आपका 1790 से 92, ये तीसरा एंग्लो मैसूर वार होता है जो कि श्रृंगपट्टनम के संधि से साइन होता है 1792। तो ये श्रृंगपट्टनम का संधि भी ये सही है, मैंगलोर भी सही है, और राजपुर घाट भी आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको मराठा पढ़ाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था श्रृंगपट्टनम का संधि, तो पूछा गया कि टीपू सुल्तान जो था अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो श्रृंगपट्टनम में बनाया था। और टीपू सुल्तान का डेथ किस में हो गया था, तो चौथा एंग्लो मैसूर वार जो था चौथा वाला उसमें हो गया था। तो ये सब चीज यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। मौर्य काल में रजुक का कार्य क्या था, तो रजुक जो था याद रखिएगा क्या था, इसमें 4 आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भूमि की माप करने वाला, ठीक है, भूमि का माप करने वाला को रजुक कहा जाता था, ठीक है।
याद रखिएगा। उसके बाद हु डिस्कवर ब्लाइंडनेस, ठीक है, हु डिस्कवर ब्लाइंडनेस। यहाँ ब्लाइंडनेस से ज्यादा बेटर है अगर यहाँ लिखा होता आपका कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो आपको याद रखना किसने किया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन हो जाएगा, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो याद रखिएगा ये सेल का डिस्कवर किया था, पर ये कौन सा सेल था, तो याद रखिएगा डेड सेल था, ठीक है। और अगर बोला जाए कि लिविंग सेल का डिस्कवर किसने किया था, जीवित सेल का, तो आपको याद रखना एंटन वैन ल्यूवेनहुक, एंटन वैन ल्यूवेनहुक। थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, तो रेडियोधर्मिता जो था आपको याद रखना इसका खोज किसने किया था, तो हेनरी बैकुरल ने किया था। किसने किया था, आपका हेनरी बैकुरल ने किया था, याद रखिएगा। मैडम क्यूरी ने दो काम किया, एक तो रेडियम का डिस्कवर किया था, दूसरा जो पुलोनियम देखते हो, पुलेनियम जो आप तत्व देखते हो, पुलोनियम जो आप एलिमेंट देखते हो, उसका भी डिस्कवर इन्होंने किया था, क्योंकि खुद ये पोलैंड की थी, ठीक है। बर्जेलियस के बारे में मैंने बताया था, जितना भी आप सिंबल देखते हो, ठीक है, आप जो पीरियोडिक टेबल में जो सिंबल देखते हो, ये इनके द्वारा ही दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, तो हेनरी बैकरल इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट एसिड इज यूज्ड इन लीड एक्यूमुलेटर, जो लीड एसिड बैटरी होता है, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड यूज होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वही होता है जिसको हम लोग तेजाब भी बोलते हैं, वही होता है जिसको हम लोग अम्लों का राजा, मतलब हम लोग किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, इसको हम लोग किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। इसको हम लोग सल्फरिक एसिड क्या बोलते हैं, सल्फरिक एसिड, याद रखना, ठीक है। और ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक मतलब क्या है ये, तो ये इनऑर्गेनिक डेट में से स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी चीज याद रखिएगा। इसको बैटरी में यूज करते हैं। HCl आपको पता है हमारे पेट में कौन सा एसिड बनता है, तो HCl बनता है, याद रखिएगा। इसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो म्यूरिएटिक एसिड से, म्यूरिएटिक एसिड से, ठीक है। और पेट में जो हमारा pH होता है उसमें कितना होता है उसका pH, तो 2.5 होता है, अच्छे से याद रखिएगा। ये है आपका HNO3 जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और आपको पता है HCl और नाइट्रिक एसिड डेट मीन्स HNO3 दोनों को मिला के 1 आपका 3:1 के फॉर्म में क्या बनता है हमारा, आपका एक्वारीजिया, एक्वारीजिया, अमल राजा एक्वारीजिया, जो कि सोना को गलाने में हेल्प करता है। ये क्या है आपका एसिटिक एसिड, क्या है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एसिटिक एसिड, तो ये CH3COOH, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो है आपका विनेगर सिरका में मिलता है, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी जो हो जाएगा इसका सही। विच इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर ह्यूमन, ठीक है, इसमें से कौन सा है जो ह्यूमन के लिए बहुत ही एसेंशियल है, बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके बाद है मिनरल, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तीनों ही, मिनरल, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तीनों ही बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप क्या होता है, ग्लूकोज, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, माउथ से होता है, मुख से पाचन स्टार्ट होता है। पर प्रोटीन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो स्टोमक से, अमाशय से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो एनर्जी देता है जलने के बाद वो फैट देता है। 1 ग्राम फैट आपको ऑलमोस्ट 9.2, ठीक है, ग्राम, 1 ग्राम जलाओगे तो 9.24 किलो कैलोरी देता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, तो वो फैट देता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बहुत टाइम हो गया, एक्चुअली थोड़ा फास्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमारा फोकस ये रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सेट लगाएं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए। आपका 17 तारीख को, 18 तारीख को आपको एग्जाम है। विच गैस इज यूज टू इन्फ्लेट बैलून, बैलून में जो हम लोग गैस डालते हैं उड़ाने के लिए, वो कौन सा गैस होता है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाता है, वो हो जाता है आपका हेलियम, हेलियम, ठीक है। और याद रखिएगा दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया कौन सा ऐसा एसिड है, ठीक है, जो कि कौन सा ऐसा तत्व है जो हर एसिड में मिलता है, तो क्या बोलोगा, हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में कि कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा गैस है, ठीक है, जो जब जलता है तो पॉप का साउंड आता है, तो बोलोगे ये। तो 2 क्वेश्चन एक दरोगा में पूछा गया कि हर एसिड में कौन सा मिलता है, तो हाइड्रोजन, और एक बिहार पुलिस में पूछा गया कि कौन सा ऐसा गैस है जो कि जब जलेगा तो पॉप साउंड आएगा, तो यह आपका हाइड्रोजन। ऐसे बहुत सारा चीजें, उतना नहीं जाएंगे, याद रखना। आर्गन, आर्गन से पूछा गया था कि कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है, ठीक है, अक्रिय गैस है जो कि सबसे ज्यादा वातावरण में पाया जाता है, तो वह आपका आर्गन। इसका कितना परसेंटेज होता है, तो 0.93% होता है। इसका जो सही आंसर था कि कौन सा भरा जाता है, तो हीलियम भरा जाता है बैलून में, ठीक है। आपको पूछा है कि जो हमारे बॉडी में है ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है, WBC, RBC, प्लाज्मा या ऑल। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका RBC,
ठीक है, याद रखिएगा। और आरबीसी का अगर आपको कमी हो गया तो रक्त अलाप हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ये भी चीज याद रखिएगा। आरबीसी का दरोगा में पूछा गया था कि किसका कमी से हमें एनीमिया हो जाता है, तो वहाँ आरबीसी नहीं दिया होता, एरिथ्रोसाइटिस दिया होता। तो रेड ब्लड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटिस बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और हम लोग आपका जो प्लेटलेट्स है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये याद रखना, व्हाइट ब्लड सेल जो है आपका ल्यूकोसाइट, ठीक है, और रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, अच्छे से याद रखना। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे बॉडी से जो नाइट्रोजन जो वेस्ट है, ठीक है, वो बाहर कौन निकालता है, तो प्लाज्मा के हेल्प से निकलता है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आरबीसी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट थर्मल वैल्यू, ठीक है, इसमें से किसको जलाओगे तो सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। मैंने अभी बताया था इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो ये तो आप समझ हो कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि विटामिन कभी ऊर्जा देता ही नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपका फैट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दो क्वेश्चन बनता है इसमें, देखो, घरों में विद्युत यंत्र जो जोड़े जाते हैं कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी, समांतर, मिश्रित, कैसे जोड़ा जाता है, जल्दी से बताइए। तो दो पूछा जाता है, एक तो आपका हाउस होल्ड मतलब जो आपका घर है उसमें वायरिंग कैसे किया हुआ है, दूसरा पूछा जाता है कि इसमें फ्यूज किस टाइप से लगाया जाता है। तो वो देखो, हाउस में जो वायरिंग होता है वो हमेशा पैरेलल होता है, समांतर होता है, पर जो फ्यूज जो लगाया जाता है वो हमेशा सीरीज में। तो ये ध्यान रखना, पूछ क्या रहा है, घर का वायरिंग पूछ रहा है तो पैरेलल मारोगे, और फ्यूज का पूछ रहा है तो सीरीज में मारोगे, ठीक है। बिहार में होम रूल की अध्यक्ष कौन थे, आप सबको पता है। होम रूल का जो अध्यक्ष था 1916 में होम रूल हुआ था, ठीक है, आपको सबको पता है, जो कि आपका मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा, और आपका मुंबई वाला क्षेत्र में आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बिहार में कौन थे, तो मजरूल हक, ये वही मजरूल हक है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, सदाकत आश्रम के लिए जमीन दान में दिया था। सदाकत आश्रम आपको पता है, बिहटा वाला जो एरिया है, तो वहां सदाकत आश्रम बना था। सदाकत आश्रम का फॉर्मेशन कौन किया था, तो गांधी जी ने। इसके लिए जमीन किसने दिया था, तो आपको याद रखना, यही मजरूल हक ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। बिहार में ककोलत जलप्रपात किस जिला में, जल्दी से बताएं। ककोलत मैंने कैसे याद करवाया था, कोको कोला वादा है पिलाऊंगा, तो कोको कोला जलप्रपात वादा है पिलाऊंगा, ठीक है। तो ककोलत जो है नवादा में, याद रखिएगा। मुंगेर में याद रखिएगा भीम बांध जो है, भीम डैम जो है आपका कहाँ है, मुंगेर में है, ठीक है। और दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया रोहतास से कि आपका जो दुर्गावती जो आपका जलप्रपात है, दुर्गावती जो जलप्रपात है वो कहाँ है, रोहतास में। और जमुई में याद रखना नागी नकटी जो आपका बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ है, आपका जमुई में है। और भारत का सबसे ज्यादा जो सोना कहाँ जमा हुआ है वो भी आपका जमुई में ही, याद रखना। इसका पूछा कि ककोलत नवादा, आपको याद रखना है दुर्गावती आपका जलप्रपात रोहतास, भीम बांध आपका मुंगेर, इसका आंसर नवादा, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अब देख लो यहाँ, रानी लक्ष्मीबाई बांध, माता टीला बांध, तो रानी लक्ष्मीबाई दिया हुआ है रिहांत, माता टीला दिया हुआ है बेतवा, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। और इसका इधर आ जाते हैं, और राजाघाट बांध दिया हुआ है आपका बेतवा, और राजेंद्र सेतु दिया है गंगा। तो इसमें से कौन सा गलत है, यहाँ ये पूछा गया क्या, ठीक है। तो याद रखना, जो इसमें गलत जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यही आपका गलत है, कौन सा, कि जो आपका रानी लक्ष्मीबाई रिहांत पे नहीं, तो रानी लक्ष्मीबाई को ही हम लोग राजाघाट बांध भी बोलते हैं। कौन सा बांध बोलते हैं, राजाघाट बांध भी हम लोग बोलते हैं, जो कि आपका यहाँ आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, राजाघाट बांध को हम लोग आपका रानी लक्ष्मीबाई भी बोलते हैं। तो यही आपका बी वाला आंसर गलत दिया हुआ है, जो कि वो रिहांत पे नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, ठीक है। ये अरेंज करना है, ऐसा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि दीवानी विजात हो गया, दीवानी अर्ज हो गया, दीवानी रिसालत हो गया, दीवानी ईर्षा हो गया, इसको मैच करना है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा आप देख लो, इसका सही आंसर होगा ए। देखो, दीवानी विजारत, ठीक है, ये क्या आपका वित्तीय विभाग है। दीवाने अर्ज ये आपका सैन्य विभाग है। दीवाने रिसालत, ठीक है, ये विदेशी विभाग। और दीवाने ईर्षा ये पत्रचार। यहाँ दीवाने अर्ज पक्का याद रखना, ये सैन्य विभाग है जिसको बलबन ने फॉर्म किया था, ठीक है। उसके बाद आपका उच्च न्यायालय जो होता है, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो शपथ है वो कौन दिलाता है, आपको जल्दी से देखिए। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, ठीक है, उसको शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, ठीक है, आप देख लीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, याद रखेगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, उनको नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, बट उनको शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है, जल्दी से बताइए। मौलिक अधिकार
तो इसका क्या सही आंसर होगा, ये होगा आपका यूएसए से लिया गया। यूएसए से और क्या क्या लिया गया जल्दी से बताओ। सबसे पहला आपका लिया गया है आपका जो आपका वाइस प्रेसिडेंट का जो सीट है, इसका कंसेप्ट, वाइस प्रेसिडेंट का जो सीट का कंसेप्ट है यहीं से लिया गया है। और प्रेसिडेंट का जो हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, वो हमने कहाँ से लिया है, यूएस से लिया है। उसके बाद जो आपका सुप्रीम कोर्ट जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, आपका न्याय पूर्वावलोकन का कंसेप्ट कहाँ से लिया, तो यूएसए से लिया। रूस से हमने क्या लिया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार छपता है। हमारा जो मूल संविधान था उसमें हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, ठीक है, इसका आंसर ये होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिया है, आपका रूस से। ये जब कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया था, 42 अमेंडमेंट, याद रखिएगा, सोरेन सिंह कमेटी के द्वारा लाया गया था, ठीक है, सोरेन सिंह कमेटी के द्वारा जो लाया गया था आपका क्या लाया गया था, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज याद रखिएगा हमारे मूल संविधान में नहीं था। कब ये लाया गया, तो 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा लाया गया। कौन सा कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो आपको याद रखना है सोरेन सिंह की कमेटी के रिकमेंडेशन। और पहले 10 ही हमारा क्या था, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। 11वां कब जुड़ा था, तो याद रखिएगा ये जो जुड़ा था 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ब्रिटेन से पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हम लोग ने ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, एकल नागरिकता का पार्लियामेंट का पूरा कंसेप्ट यहाँ से, ठीक है। सिंगल सिटीजन, एकल नागरिकता का कंसेप्ट यहाँ से, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन आप पॉज कर लो, पढ़ लो, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा के रखा है कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब तीनों पढ़ लो, ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है ये सब चीज। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, तीनों आपने पढ़ लिया। अब स्टेटमेंट यहाँ देखिए, इसे पूछा कि कौन सा सही है, देखो तो ये तीनों ही सही है, ठीक है। अगर किसी को समझ में ना आए तो मुझे पूछ लेना नीचे कमेंट करके, ठीक है, इसका तीनों ही सही है। उसके बाद 10वीं अनुसूची, आपका 10th शेड्यूल जो जोड़ा गया था, ठीक है, कब जोड़ा गया था ये पूछा था, 10th शेड्यूल। आपको पता है जो 10th शेड्यूल का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, 10th शेड्यूल का क्या मैंने बोला, 10th शेड्यूल का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो जोड़ा गया था 52 अमेंडमेंट 1985, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमारे मूल संविधान में कितने अनुसूची थे, शेड्यूल थे, तो 8 ही था। पहला शेड्यूल जो 9वां जो जुड़ा था, ठीक है, पहला ये 9वां जो जुड़ा, ठीक है, ओरिजिनल हमारे संविधान में 8 थे, 9वां जो जुड़ा था ये पहले फर्स्ट संशोधन जो हुआ था हमारा, उसी से 9वां ये आपका 9वां शेड्यूल आपका जुड़ा था, जो आई थिंक 1956 में जुड़ा था, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और 10वां जो जुड़ा है आपका कौन सा जुड़ा है, 52 अमेंडमेंट के द्वारा आपका जुड़ा है 10वीं अनुसूची जुड़ा है, जिसमें दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। 1985 को ये हुआ था, ठीक है, 15 अप्रैल 1985, अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद है आपका ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आप 3 आप कॉमन ले लेना, ठीक है। इसका जो सही आंसर आता है कि ये किससे विभाजित होगा, ये किससे विभाजित होगा, तो इसमें 3/25 कॉमन ले लेना। इसका जो सही आंसर होगा ये डी होगा। देखो उसके बाद सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, बहलोल, अलाउद्दीन, सिकंदर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आगरा शहर जो बताया था सिकंदर लोदी ने बसाया था। अलाउद्दीन खिलजी से पूछा गया था अलई दरवाजा, अलई दरवाजा किसने बनाया था, ठीक है, तो याद रखिएगा आपका इसी ने बनवाया था। और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था कि अलई दरवाजा है जो किसका एंट्रेंस गेट है, तो ये आपका कुतुब मीनार का एंट्रेंस गेट, याद रखिएगा। बहलोल लोदी आपको पता होगा लोदी डायनेस्टी का फाउंडर था, इसका है सिकंदर। अब ये देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैंने ट्रिक क्या बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, ये देखो कि सबसे बड़ा कहाँ है, बीच में सबसे बड़ा है, मैंने कैसे किया, 12 कर दिया, प्लस इसमें क्या ऐड करोगे, देखो +3 ऐड करो, तो 4 3 12 +3 ऐड करोगे ये 15 हो जाएगा। उसी तरीके से 7 5 35 +3 ऐड करोगे तो 38 हो जाएगा। फिर से इसमें करो 15 +3 ऐड करोगे तो 18 हो जाएगा, 18 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, मैंने बताया 5 तरीके का क्षमादान होता है, ठीक है, बट यहाँ किस तरीके का पूछा हुआ है, देखो कि क्या राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के कारण सजा की अवधि, उसके मतलब सजा जो है, ठीक है, उसका स्वरूप क्या किया गया, अवधि उसके स्वरूप में परिवर्तन किए बिना हो जाती है। तो ऐसा कौन सा है, परिहार है, लघुकरण है, विलंबन है या परिविलंबन है, जल्दी से बताइए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये चीज, जिसमें हमने पढ़ा है कॉम्यूटेशन होता है, ठीक है, रिप्रेशन होता है, तो वही वाला है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा परिहार हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसे चक्र हैं जो कि बैंक की सुविधा अनुसार, किसने, सिंपल एक स्टेटमेंट पूछा गया कि किसने कहा था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसको हम लोग बोलते हैं DPSP, ठीक है, ये कहां से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया था,
ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें आर्टिकल 50 और 51 बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 क्या बताता है, तो आपका एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करना, ठीक है, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करना। और 51 क्या बताता है, इंटरनेशनल पीस के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल पीस के लिए। तो किसने कहा था कि बैंक के अनुसार वाला एक स्टेटमेंट किसका था, ये था आपका केटी शाह का था, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है जो आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, इसको मैंने ट्रिक से याद करवाया, ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट नीचे होगा, देख लीजिएगा, ठीक है, कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, ठीक है, उसको स्थानांतरित कृषि, इसको मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए, इसका क्या सही आंसर होगा, कुमारी नहीं, कुमारी कहाँ कहा जाता है, वेस्टर्न घाट में कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वेवर या दहिया, ये मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया था, मैंने आपको क्या करवाया है, आपको रशियन रिवॉल्यूशन करवाया है, उसमें मैंने आपको इसके बारे में पूरा पढ़ाया था। तो ये कौन है, जल्दी से बताइए, किसने कहा था, ये जर्मन के है, जर्मन फिलोसोफर है, ठीक है, इनका नाम है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, याद रखना। तो कार्ल मार्क्स याद रखना, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। दूसरा आपको पूछा जाएगा, आपका एक बुक आता है बहुत ही, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा है, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। तीसरा आपका समाजवाद के पिता किनको कहा जाता है, या वैज्ञानिक समाजवाद, साइंटिफिक सोशलिस्ट का जो आपको पिता, या सिंपल लिखा हो कि सोशलिस्ट का जो पिता किसे कहा जाता है, समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को। लेनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्शेविक पार्टी जो फॉर्म हुआ था, ठीक है, आपका रशियन रिवॉल्यूशन में, उसका फाउंडर कौन था, तो लेनिन था। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा रिट व्यक्तिगत के स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है किसे, अंडर आर्टिकल 32, वही जो हाई कोर्ट जो जारी करती है रिट अंडर आर्टिकल 226। अब यहाँ पूछा है कि निम्न में से कौन सा रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है, तो आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, या इसको बोला जाता है क्या, जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको ही, ठीक है। उसके बाद है आपका ये क्वेश्चन देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब भी कोई चीज, ये ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन आपके दरोगा में पूछे जा चुके हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद ए यूनिफॉर्म स्पीड अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या होता है, वो वेरी होते रहता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, आपका स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 55, किसमें आपको कमिटी दिया हुआ है और ये ईयर दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका किसमें कौन सा गलत है पूछा, तो इसमें कौन सा गलत है, देखिए पीके थिंगवन समिति पंचायती राज से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। अशोक मेहता समिति ये भी पंचायती राज से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। बटलर कमेटी आपको मैंने बताया था, बटलर कमेटी जो कि 1927 में आया था, ठीक है, ये आपका ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट जो थे, रजवाड़े जो थे, ठीक है, उनके बीच के संबंधों के लिए बनाया गया था, तो ये भी सही है। आपका एल.एम. सिंघवी समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1986 में आया था, कब आया था, 1986 में, तो यही आपका गलत है, ठीक है, यही आपका गलत है, एल.एम. सिंघवी समिति। अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 55, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, क्या है आपका सॉल्यूशन है, इमल्सन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, या नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ नॉन ऑफ दिस क्या होगा बताइए, यहां हो जाना चाहिए था मोर देन वन ऑफ, ठीक है, मोर देन वन होगा, एक से ज्यादा, बोलो क्यों, क्योंकि मिल्क जो है आपका इमल्सन है, ठीक है, और ये एक कोलाइडल सोल्यूशन भी है, तो ये दोनों होगा, ठीक है, बीसी। तो अगर आपने बीसी मारा है तो आपका सही है। विच फिजिकल क्वांटिटी द यूनिट टेस्ला, टेस्ला जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि टेस्ला जो है आखिर किसका मात्रक है, ये पूछा गया है, जल्दी से बताएं। तो मैंने बहुत अच्छे से ये सब आपको करवाया है, ठीक है, जल्दी से बताएं मात्रक किसका है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वेबर जो होता है, वेबर किसका होता है, वेबर, तो ये फ्लक्स का होता है, चुंबकीय फ्लक्स का, और वेबर के नीचे अगर हम लोग मीटर स्क्वायर लगा देते हैं तो वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं टेस्ला, जो कि क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का होता है, या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का होता है, या मैग्नेटिक किसका होता है, जल्दी बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है। तो ए भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका सही। उसके बाद है आपका व्हाट इज द रीजन ऑफ द ऑयल, मिट्टी के तेल, ठीक है, मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है, जल्दी से बताइए।
कॉन्वेक्शन, ग्रेविटी, विस्कोसिटी एंड कैपिलरिटी। सबको पता है इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कैपिलरिटी। विस्कोसिटी का यूनिट याद रखना पोइज होता है, ठीक है, ये भी अच्छा है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर के नाम से जाना जाता है? सबको पता है क्योंकि उसका मैग्नेटिक पावर बहुत ज्यादा है। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर, ये होगा बृहस्पति या जुपिटर, ठीक है। भारत का रूर एक जो जगह है आपका जर्मनी में है जो कि बहुत ही खनिज के लिए फेमस है, ठीक है। तो बोला जाएगा किस नदी घाटी को या किस नदी बेसिन को हम लोग रूर, भारत का रूर कहते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे दामोदर। और किस एरिया को हम लोग भारत का रूर कहते हैं? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू। पर अगर नदी वाला अगर पूछ लिया जाए तो दामोदर याद रखना, ठीक है। स्थापित, देखो अब पूछा जाएगा कि इसमें 4 नदी दिया है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी, ठीक है। तो आपको पूछा गया कौन सा नदी तट पर सिंधु घाटी जो है आपका यहाँ बसा हुआ था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जल्दी से देख लीजिए। तो आप सबको पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ 4 आपको दिया हुआ है, सिंधु, घग्गर, ब्रह्मपुत्र या झेलम। आप सबको पता है सिंधु पे क्या था आपका मनमोहन लेता था, मोहनजोदारो था, ठीक है। और कालीबंगन घग्गर पे था, झेलम पे और ब्रह्मपुत्र पे कोई नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों नहीं था, ये दोनों था, तो 1 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, आप कर लेना, देखना कि इसका 15 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, 62 का। उसके बाद वे 2, ये भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कि 2 आपका कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, जिनका मल्टीप्लाई करने पे इतना आता है, और दोनों का अगर हम लोग दोनों नंबर का मतलब x इंटू वाई करते हैं तो आपका इतना आ रहा है, और x स्क्वायर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर करते हैं तो हम लोग इतना आ रहा है। तो आंसर इसका क्या होगा, ये आपका डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद निम्न में से कौन सा यांत्रिक तरंग है, कौन सा इसमें आपका यांत्रिक तरंग है, दैट मींस मैकेनिकल वेव है, आपको यहाँ पूछा गया, जल्दी से बताइए। तो इसका क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साउंड वेव जो है, ये क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, समझाने के लिए बहुत सारी चीजें दिमाग में है, लेकिन क्या है अगर मैं समझाने लगूं तो देखो ऑलमोस्ट 1 घंटा इतना में ही हो गया है, ठीक है। तो समझाया हुआ है, बस आप यहाँ आंसर पे आप फोकस करो, देखो कितना करेक्ट कर पा रहे हो। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, चारा, ठीक है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, जिम्नोस्पर्म का, टेरिडोफाइटा का, ब्रोयोफाइटा का या थैलोफाइटा का? तो आप सबको पता है ये सब जो है ये क्या है, स्पाइरो क्या है आपका पॉन्ड सिल्क भी इसको बोलते हैं, ठीक है, पॉन्ड सिल्क जो कि एक एल्गी है, ये क्या है, एक सब थैलोफाइटा में आता है, जितने भी है थैलोफाइटा में। और याद रखिएगा पादप जगत का उभयचर किसको बोला जाता है, एम्फीबियंस, ब्रोयोफाइटा को। अब जल्दी से बताओ जी, स्पाइडर जो है, स्पाइडर, ठीक है, विच फाइलम, किस फाइलम में आपका स्पाइडर आता है, मोलस्का, एंथ्रोपोडा या एनेलिडा या इसमें से किसी ने? तो मैंने बताया था स्पाइडर जो है आपका कौन सा फाइलम, एंथ्रोपोडा का। कौन सा क्लास इसका कौन सा है, तो आर्केनाइड क्लास में आता है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका बी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक कैपिटल जो आपका जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था होता है, उसमें किसी भी चीज का जो मूल्य है वो कैसे निर्धारण होता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो सिंपल इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। उसके बाद है आपका अन्वेषण का शुद्ध संधि क्या है, ठीक है, अन्वेषण का शुद्ध संधि क्या है, जल्दी से बताइए। क्या ये बी है या कोई और है, आप मुझे जल्दी से बताइएगा। देखो भारत में दास प्रथा, ठीक है, का उन्मूलन किया गया था। सबसे पहले तो यही याद रखना, इसे पूछा जाता है कि कौन से गवर्नर जनरल के समय दास प्रथा का अंत हुआ था, तो एलन बैरो के समय हुआ था, याद रखना, ठीक है, एलन बैरो के समय। इनका समय जो था 1842 से 44 था, 1842 से 44। और कौन सा एक्ट के थ्रू हुआ था, तो 1843 के एक्ट 5वां के थ्रू हुआ था, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है कुछ विद्रोह दिया हुआ है और उसको आपको मैच करना है, जल्दी से देख लीजिए। देखो जब ये क्वेश्चन हम सेट मारे तो जो आता है पहले वो देखना, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये वाला, जो आता है पहले वो देखो, ये मिलाओ, ये सूची 1 है, सूची 2 है, जो आता है वो देखो। कुछ तो पता होगा, जैसे कोल विद्रोह ये पता होगा, संथाल ये पता होगा, तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर कुछ भी समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो आपको इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी आप याद कर लेना। बिहार में पाए गए अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो आप सबको पता है अशोक का जो लिपि था, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है अशोक का जो लिपि था, इसको सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि किसने इसको सबसे पहले खोजा था, ठीक है, अशोक का जो लिपि था उसको सबसे पहले किसने खोजा था, तो क्या बोलोगे,
तो वो बोलोगे आप जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था। सबसे पहले इसको किसने खोजा था? जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था, याद रखिएगा। और बिहार में अरमाइक फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जल्दी से देख लीजिए आप एक बार, ठीक है। इसका कौन सा सही आपको देखना है, जल्दी से आप पढ़ो, इसका आंसर देखो, ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 3, ये तीनों ही सही है, ठीक है। अब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जनरली कपल्ड विद आर्थिक विकास। देखो जब भी आर्थिक विकास बढ़ेगा, ठीक है, तो सिंपल है वो क्या होगा, वो देश बहुत ही डेवलप होगा। जैसे अमेरिका है, वहाँ महंगाई भी बहुत ज्यादा है, वहाँ का परचेजिंग पावर भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे ही आपका कोई इकोनॉमी डेवलप होता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, वहाँ इन्फ्लेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि सामान का डिमांड बढ़ता है, सब लोग कमा रहे हैं, ठीक है। तो आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप ये सब गलती मत करना, जो भी इकोनॉमी का ये सब आपको समझाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने पे क्या होगा? बैंक दर कम करने पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। बैंक दर अगर हम लोग कम करते तो क्या हो जाएगा? तो बैंक दर अगर हम लोग कम करेंगे तो क्या होगा? तरलता बढ़ेगा, घटेगा, या कुछ नहीं होगा? जल्दी से बताइएगा। तो याद रखिएगा, तरलता बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? समझाया हुआ है, इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट नीचे दिया है, देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कॉर्बेट उत्तराखंड, नगरहोल आंध्र प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश, कान्हा मध्य प्रदेश। कौन सा इसमें सही नहीं है, जल्दी से बताइए। तो आपका जिसमें सही नहीं है, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कर्नाटक में। कर्नाटक में और कौन सा है? अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुदेरमुख, नगरहोल। याद रखना, फिर से बोलता हूँ, अंसी हो गया, बांदीपुर हो गया, बनेरघट्टा हो गया, कुदेरमुख हो गया, नगरहोल हो गया। ये सब जो है अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, नगरहोल, ये सब जो है आपका आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये सब आपका कर्नाटका में है, ठीक है, याद रखना। तो इसका नगरहोल कहाँ है? कर्नाटका में है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है टीन खनिज से युक्त भारत का, ठीक है, जल्दी से बताइए, टीन का सिंबल क्या होता है? तो SN। इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 50। और सबसे ज्यादा टीन भी अगर भारत में देखा जाए तो वो मिलता है आपका छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा, बस्तर जिला, ये सब में मिलता है, ठीक है। पूरब का बोस्टन किसे कहा जाता है, बताइए। पूरब का बोस्टन या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये जो है आपका अहमदाबाद को कहा जाता है, याद रखिए। और दक्षिण का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है, याद रखिएगा। तातीपाका तेल शोधक, ठीक है, ये सब आपको ट्रिक से करवाया हुआ कि तातीपाका तेल शोधक जो कारखाना है वो कहाँ है? आप जल्दी से बताइए। आसाम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? तातीपाका मतलब पका भी नहीं था, खा लिया क्योंकि अंधा था, तो आंध्र प्रदेश में। आसाम में याद रखिएगा दिग्बोय, सबसे पहला जो ऑयल रिफाइनरी था वो दिग्बोय था 1901 में, याद रखिएगा। बिहार के वित्त मंत्री को कौन नियुक्त करता है, जल्दी से बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। बिहार का जो किसको वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर को कौन नियुक्त करेगा? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राज्यपाल। कोचिन बंदरगाह, आप बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। कोचिन बंदरगाह स्थित है मालाबार, कोंकण, उत्तरी सरकार या कोरोमंडल? तो आपको पता है कोचिन मतलब केरल वाला साइड, तो इस साइड कौन सा आपका तट है? तो ये है आपका मालाबार, तो मालाबार हो जाएगा। इस साइड कौन सा है आपका? तो ये आपका कोरोमंडल, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब इसमें कौन सा टैक्स जो है, ठीक है, जिससे आपको जो केंद्र सरकार है उसको बेनिफिट नहीं होता है? इनकम टैक्स, एक्साइज टैक्स, इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, और उसके बाद हो गया आपका कॉर्पोरेट टैक्स, और उसके बाद हो गया एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पता है आपका क्या होता है? ये स्टेट टैक्स होता है, तो ये स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें केंद्र सरकार का कोई फायदा नहीं। उसके बाद ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है, देख लीजिए कि इकोनॉमिक प्लानिंग इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है किसका? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आप कर लोगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है। इन विच 5 ईयर प्लान डिड इंडिया हैव द हाईएस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ? एग्रीकल्चर के बारे में बताया हुआ है पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स में, मैंने आपको 5 ईयर प्लान बहुत सुंदर से पढ़ाया है। इसका आंसर आप नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन फॉर्म? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। 2014, 2015, ठीक है, योजना आयोग कब फॉर्म हुआ था? तो आपको पता है ये हुआ था आपका 1950 में हुआ था। उसके बाद आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि फॉरेन ट्रेड पेमेंट्स आर रिलेटेड टू, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट से हो जाएगा, ठीक है। नेलांग घाटी का है, ये सब चीज आपको करवाया हुआ है, ठीक है। नेलांग घाटी जल्दी से बताइए।
तो नेलांग घाटी जो है आपका ये कहाँ है, वो उत्तराखंड में। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये ऑलरेडी आपके दरोगा में आया हुआ क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से करवाया कि 100 रुपया की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर होगा। बिना देखे आंख उठाए आपको आंसर इसमें करेक्ट मार देना है। लोग सोचते रहेंगे बट आप पढ़ चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। विद इन ए सेकेंड आपको आंसर बताना है सबका। लोग कैलकुलेट करने में 5 से 7 मिनट लगाएंगे, इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है, जल्दी से बताइए। सांबर आपको पता है ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। रेणुका हिमाचल प्रदेश, जो कि भारत का सबसे छोटा आपका वेटलैंड है, याद रखना, ठीक है। सुखना चंडीगढ़। तो मेन जो है आपका अनुपम झील जो है आपका याद रखिएगा, ये कहाँ है आपका, तो ये बिहार में है, बिहार के कैमूर में है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन सा साधारण चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। तो ब्रॉन्ज जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। खैबर दर्रा कहाँ है, जल्दी से बताइए। भूटान, भारत, श्रीलंका या पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान हो जाएगा। बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी, जल्दी से बताइए। 50,000, 75,000, 80,000, 51,000, 11,000, 10,000, लाख। तो हो जाएगा लाख, इसका सही हो जाएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए। तो यूआरएल का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो कहाँ है देख लो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने में यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए। विथ होगा, देयरफॉर होगा, या मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। इसका आंसर आप जल्दी से बताइए। चलिए मैं आप पे छोड़ देता हूं इतना इंग्लिश के लिए। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए होता है, याद रखना ये चीज, ठीक है। आप आंसर देना। महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम, याद रखना। कुंडग्राम 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था, 468 में इनका देहांत हो गया था। जन्म कुंडग्राम में हुआ था वैशाली के निकट, और जो देहांत हुआ था वो राजगीर कुंडग्राम के निकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। इसका जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक बार इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब जब मैंने सॉल्व किया था अभी दिमाग में नहीं आने क्या था, बड़ा इजी है, ठीक है। आई थिंक 75 आया था उस समय, वो चेक कर लेना इसका, ठीक है। सिंपल है। उसके बाद गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, जल्दी से बताइए। बड़ा इजी है, सिद्धार्थ। कथकली इस बार एएसआई में ये आया हुआ है, देखिए। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से रिलेटेड है, तो कथकली याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम याद रखिएगा, ये सब केरल से रिलेटेड है। तो इसका आंसर डी होगा। बट अगर बोलेगा भारतनाट्यम तब वो तमिलनाडु से रिलेटेड होगा। अमजद अली खान मैंने आपको करवाया, अमजद अली खान बताइए, ठीक है, किससे रिलेटेड है। वीणा, सरोद, सितार, वायलिन। तो ये है आपका सरोद से। अंग्रेजी पुलिस ऑफिसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा मारा गया था, बहुत अच्छे से ये सब चीज समझाया हुआ है क्रांति गतिविधियां में, जल्दी से बताए। तो सॉन्डर्स किसके द्वारा मारा गया था, 1928 में मारा गया था। ये मारा गया था भगत सिंह के द्वारा। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, जल्दी से बताइए। तो गदर पार्टी 1913 में फॉर्म हुआ था। एक क्वेश्चन तो याद ही रखना, इनके जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे, इसके प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो सोहन सिंह बकना, और फाउंडर लाला हरदयाल। तो टोटल 100 क्वेश्चन था। प्लीज बताएगा आपका कितना इसमें स्कोर हुआ। और देखिए एक्सप्लेनेशन हम नहीं कर पाए क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है। और अभी समय नहीं है क्योंकि 18 को आपको एग्जाम होगा, और अब बहुत चीज आपने प्रैक्टिस कर लिया है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज, जय हिंद।